गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 वायुमंडल में जल। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर इन द एटमॉस्फेयर। यह इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। हम बाकी के 3 पार्ट्स में ये सारे के सारे टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करवा चुका हूँ। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वर्षण के बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे वर्षा के प्रकार के बारे में और जानेंगे संसार में वर्षा के वितरण के बारे में। इसके साथ यह चैप्टर आज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। चलिए फिर आइए जानते हैं वर्षा के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, वर्षा के प्रकार 3 टाइप के होते हैं। पहली होती है संवहनीय वर्षा, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा और तीसरी होती है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा को हम चैप्टर नंबर 10 में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर संवहनीय वर्षा यानी कि कन्वेक्शनल रेन और पर्वतीय वर्षा यानी कि ओरोग्राफिक रेन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फिर चलिए जानते हैं संवहनीय वर्षा के बारे में। जब हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है तो हल्के होने के कारण वह फैलती है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु भी ठंडी होने लगती है। यहाँ पर देखिए, आप पिछले आपने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, अब आप 11 पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब हवाएं जब हल्की होती हैं, हल्की हवाएं कब होंगी? जब हवाएं गर्म होंगी। तो देखिए, सिंपल सा स्वभाव है, जब हवा गर्म होगी तो गर्म हवा हमेशा कैसी होगी? हल्की होगी, ठीक है। और जब हवा हल्की होती है तो हल्की हवा कैसी होती है? फैली हुई होती है, ठीक है। जब हवा हल्की होती है तो हल्की हो जाने के कारण हवा जमीन से ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। और आपने अभी तक आप जान गए होंगे कि जैसे जैसे आप धरातल से दूर होते जाओगे तो वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती चली जाती है, यानी कि टेम्परेचर घटता चला जाता है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो वैसे वैसे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता चला जाता है, ठीक है। तब अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हवा धरातल से दूर होती चली जाएगी तो वैसे वैसे जो गर्म हवा है वो धीरे धीरे करके ठंडी होना शुरू कर देगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जिसके कारण यहाँ पर संघनन की क्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया से कपासी मेघ का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए 2 बातें करी गई हैं। पहले हम यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। संघनन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। जानिए कि यहाँ पर कंडेंसेशन होता क्या है। देखिए, हम यहाँ पर वर्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर किसी ना किसी अवस्था में होगा। तो किस अवस्था में होगा? तो देखिए, हमारे वातावरण के अंदर यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो पानी की जो अवस्थिति होती है वो हमेशा गैस की फॉर्म में होती है। गैस की फॉर्म में बोले तो क्या? वाटर वेपर की फॉर्म में होती है, ठीक है जी। तो पानी हमारे जो जलवाष्प के रूप में कहाँ पे होता है? ये एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। अब मान के चलिए पानी हमारा किस फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में। अब यहाँ पर समझिए कि संघनन यानी कि कंडेंसेशन की एक्टिविटी होती क्या है। ये गैस या तो किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड बोले तो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या ये कन्वर्ट हो जाए सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है। सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म बोले तो क्या? बर्फ के अंदर, ठीक है। अब देखिए, गैस या तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या तो ये बर्फ की फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इस कन्वर्ट होने के ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? संघनन यानी कि कंडेंसेशन की एक्टिविटी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि मेघ यानी कि बादल कैसे बनते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में हमने जाना था कि बादल कैसे बनते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो संघनन की जो एक्टिविटी हो रही है, आपको समझ में आ गया कि संघनन बोले तो क्या? गैस या तो लिक्विड फॉर्म में आ जाए या तो फिर ये किस फॉर्म में आ जाए? सॉलिड फॉर्म में हो जाए। अब यहाँ पर गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में प्लस सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बादल बनने के लिए तीसरी चीज़ और चाहिए। तीसरी चीज़ क्या चाहिए? डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर के अंदर जब डस्ट पार्टिकल्स
लिक्विड यानी कि पानी, और साथ में सॉलिड फॉर्म। अब ये सॉलिड फॉर्म के अंदर डस्ट भी आ जाते हैं और साथ में हमारी बर्फ़ के कुछ छोटे मोटे टुकड़े भी आ जाते हैं। जब ये तीनों चीज़ जब आपस में मिल जाती है तो इन तीनों चीज़ों के मिलने के कारण ही हमारे क्या बनते हैं, बादल हमारे बनते हैं। ठीक है, तब आप यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे कि संघनन यानी कि कंडेंसेशन की एक्टिविटी क्या होती है और बादल किस तरह से यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब हो क्या रहा है कि जहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्शनल रेंज जहाँ पर होती है तो वहाँ पर किस तरह के बादल बनते हैं, वहाँ पर बनते हैं कपासी मेघ बनते हैं। अब आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई ये कपासी मेघ क्या होता है, तो देखिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। जब आप इसके तीसरे पार्ट को देखेंगे तो इसके अंदर मैंने जो बादलों के जो प्रकार है मैंने सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं कि बादल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फिर आप प्रीवियस वीडियो को आप जाकर के देखिए, यानी कि इसके तीसरे पार्ट को जाकर के देखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं होती। देखिए अगर हम यहाँ पर संवहनीय वर्षा की बात करें तो जो संवहनीय जो वर्षा हो रही है यहाँ पर, इसमें क्या होता है, यहाँ पर गरजनाएं होती हैं, बिजली यहाँ पर कड़कती है और यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है, यानी कि बहुत तेज बारिश होती है। लेकिन ये सारी जो एक्टिविटी होती है ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग पीरियड में ये नहीं होती है। यहाँ पर जो वर्षा होगी वो हमेशा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही देखने को मिलेगी आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के समय में होती है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि जो वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर अच्छी खासी धूप निकली हुई है, एकदम से कुछ ही मिनटों के अंदर से काले बादल आ जाएंगे और एकदम से वर्षा हो जाएगी, मूसलाधार वर्षा, और ये बारिश हो जाती है 5 मिनट के आसपास ये वर्षा होती है, या फिर मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट तक के लिए। ठीक है, और एकदम से फिर सारे बादल हट जाते हैं और साथ में अच्छी सी धूप निकल जाती है। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है, ये सारी एक्टिविटी किस में होती है, संवहनीय वर्षा में होती है। अगर इस तरह की एक्टिविटी हो तो समझ लेना कि वहाँ पर ये जो वर्षा हो रही है किस टाइप की है, कन्वेक्शनल रेन है, यानी कि संवहनीय वर्षा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में होती है। यहाँ पर समझिए कि विषुवतीय क्षेत्र और उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। देखिए मान के चलिए ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब को जो बीच वाली ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को आप बोलते हो 0 डिग्री लाइन, और इसी लाइन को आप क्या बोलते हो, विषुवतीय क्षेत्र या विषुवतीय रेखा आप इसको बोलते हो। ठीक है, विषुवतीय लाइन इसको आप बोलते हो, रेखा बोलते हो, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। और वहीं जो ये वाला जो आप हाफ हेमिस्फेयर देख रहे हो ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अगर हम संवहनीय वर्षा की बात करें तो संवहनीय वर्षा ये जो आप इक्वेटर वाली जो लाइन देख रहे हो, विषुवतीय रेखा पर इस तरह की वर्षा होती है, और इस तरह की वर्षा इस वाले हेमिस्फेयर में भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन किन वाले पार्ट में होती है, महाद्वीपों में होती है। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के अंदर वाले पार्ट्स में ये वर्षा देखने को आपको मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं पर्वतीय वर्षा यानी कि ओरोग्राफिक रेन के बारे में। चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पर पर्वतीय वर्षा को समझने से पहले हम यहाँ पर एक शब्द को समझ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं संतृप्त वायु। संतृप्त वायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। सैचुरेटेड एयर को आप एक एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए ये एक हवा का छोटा सा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जो हवा की जो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है वो मान के चलिए वो 100% है, या फिर 100 यूनिट ले लीजिए। ठीक है, परसेंट छोड़िए, 100 यूनिट ले लीजिए। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जब अब मान के चले ये हवा के अंदर जो वाटर वेपर है वो 100 यूनिट है, यानी कि ये पूरी तरह से भर चुकी है। इस हवा के अंदर 1 यूनिट भी एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं है। जब हवा पूरी तरह से जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर से भर जाए, ह्यूमिडिटी से भर जाए, तो ऐसी हवा को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त वायु, यानी कि सैचुरेटेड एयर हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संतृप्त वायु पर्वतों के ढालों के सहारे ऊपर की ओर उठती है। अब देखिए यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान के चलिए ये हमारे पहाड़ हैं,
ठीक है जी, ये हमारे पहाड़ हैं। अब पहाड़ों के ढाल कौन से होते हैं, तो देखिए ये वाले जो आप जो स्लोप देख रहे हैं इनको हम पहाड़ के क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। और ये जो बीच वाली जो पार्टी है, ये जो बीच वाली जो जगह है, क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। अब देखिए हवा होती क्या है कि हवा नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हवा है, हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। और ये उठती कैसे, इन पहाड़ों के ढालों का सहारा लेकर के हवा ऊपर की तरफ उठेगी, यानी कि ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी। अब आपको भी मालूम है कि जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटता चला जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर घटेगा तो टेम्परेचर के घटने के साथ साथ ये जो हवा है, हवा यहाँ तक पहुँचते कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, यानी कि कोल्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हवा हो जाएगी ठंडी हवा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हवा के ठंडा होने के कारण इसमें संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात पर्वतों पर वर्षा होती है, ठीक है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि ये हवा पूरी तरह से क्या थी, संतृप्त, यानी कि पूरी तरह से सैचुरेटेड थी, जल वाष्प से पूरी तरह से ये भरी हुई थी। अब ये हवा हो जाती है ठंडी। ठंडी हो जाने के कारण ये हवा क्या हो जाएगी, इस हवा के अंदर संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संघनन बोले तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बोले तो क्या, ये हवा किस फॉर्म में है, अभी के फिलहाल ये है वाटर वेपर की फॉर्म में, यानी कि गैस की फॉर्म में। और गैस की फॉर्म में ये संघनन की एक्टिविटी कब शुरू होगी, जब गैस की फॉर्म कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर वर्षा की बात कर रहे हैं, रेनफॉल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंडेंसेशन होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है, जिसके कारण पर्वतों पर क्या होगी, वर्षा होगी। अगर सोचिए कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है, तो यहाँ पर जो कंडेंसेशन की जो एक्टिविटी होगी वो किस फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, फिर बर्फबारी होगी, यानी कि स्नोफॉल होगा। लेकिन अभी हम वर्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो चेंजेस जो देखने को मिलेंगे, जो संघनन की जो एक्टिविटी देखने को मिलेगी वो मिलेगी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, जिसके के कारण यहाँ पर वर्षा होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पर्वतों पर सबसे अधिक वर्षा पवनाभिमुख ढालों पर होती है। अगर हम पर्वतीय भागों की बात करें तो यहाँ पर जो ज़्यादातर जो वर्षा सबसे अधिक होती है पवनाभिमुख ढालों पर होती है। चलिए आइए समझते हैं कि ये पवनाभिमुख ढाल होते क्या है। आपके सामने यह एक इमेज है, देखिए ये जो आपको जो ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हो, इस वाले पार्ट पर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, इसी वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पवनाभिमुख ढाल, यानी कि विंडवर्ड स्लोप हम इसको बोलते हैं। देखिए होता है क्या कि पहाड़ों का ना एरिया बहुत बड़ा होता है। ये पहाड़ के प्लेन्स एरिया की तरह नहीं कि बारिश होगी तो एकदम सेम एरिया पे, जहाँ पे बादल होंगे सेम एरिया पे होगी, ऐसा नहीं होता। पहाड़ों के एरिया बड़े होते हैं, बादल सिर्फ एक ही ढाल पर वर्षा कर सकते हैं। जहाँ पर बादल मान के चलिए 0.1 है और ये 2 है। अब यहाँ पर बादल इतने बड़े नहीं होते कि ये सिर्फ दोनों एरिया पे वर्षा कर सकें, ठीक है। बादल जिस एरिया पर वर्षा करते हैं उस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, विंडवर्ड स्लोप हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पवनाभिमुख ढाल क्या होते हैं, कि जिन ढालों पर वर्षा होती है उन्हीं ढालों को हम क्या बोलते हैं, पवनाभिमुख ढाल। अभी हम इस वाले एरिया की भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतिपवन ढाल यानी कि लीवर्ड स्लोप, देखिए इन्हीं वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड स्लोप बोलते हैं, क्योंकि इन वाले भाग पर वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर यहाँ पर वर्षा होती है, जिसके कारण ये जो एरिया होते हैं पूरी तरह से सूखा एरिया होता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे। और इस वाले ढाल पर वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर वेजिटेशन देखने को मिल जाती है। चलिए समझते हैं प्रतिपवन ढाल यानी कि लीवर्ड स्लोप को समझते हैं। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं, वे नीचे की ओर उतरती हैं तथा उनका तापमान बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर वर्षा कहाँ पर हो रही है, देखिए
जब विंडवर्ड स्लोप पर जब वर्षा हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर वर्षा हो चुकी है, ठीक है, जब ये बादल मूवमेंट करके आगे बढ़ के जब इस वाले पार्ट में आते हैं तो इस वाले पार्ट तक पहुँचते पहुँचते इनके अंदर जो सैचुरेटेड जो एयर होती है, ठीक है, ये सारे के सारा पानी यहाँ पर ख़त्म कर चुकी है। तो अब इस वाले ढाल पे पहुँचते पहुँचते इनके पास इतना वाटर नहीं बचता है कि यहाँ पर ये वर्षा कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते पानी ख़त्म हो चुका होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो हवाओं का जो टेम्परेचर होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो हवाएं कैसी होती है, ड्राई एयर यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि हवा का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, जितनी हवा ड्राई होगी, तो उस हवा के अंदर आर्द्रता यानी कि वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। देखिए, वो हवा जिसके अंदर अभी आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है, वो हवा कभी भी वर्षा नहीं करेगी। वर्षा हमेशा कहाँ पर होती है, जो पूरी तरह से सैचुरेटेड एयर होती है। जैसे कि यहाँ पर हवा कैसी थी, सैचुरेटेड थी, तभी यहाँ पर वर्षा हुई। अब यहाँ पर आते आते यहाँ पर हवा के अंदर उतनी ह्यूमिडिटी नहीं बची कि ये यहाँ पर वर्षा कर सके। जब इस वाले ढाल पर जब वर्षा नहीं होगी तो जिसकी वजह से ये एरिया कैसा बन जाता है, बिल्कुल सूखा, एकदम ड्राई एरिया बन जाता है। यहाँ पर आपको वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा वेजिटेशन आपको विंडवर्ड स्लोप एरिया में देखने को मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन्हें वृष्टि छाया क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन तरह के ढालों को हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि रेन शेडो एरिया, यानी कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती, इन ढालों पर वर्षा नहीं होती है। चलिए फिर आइए जानते हैं कि संसार में पानी यानी कि जो हमारी जो वर्षा है वो कहाँ कहाँ पर होती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेते हैं। विषुवत वृत्त यानी कि विषुवत वृत्त रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाने पर वर्षा घटती जाती है। इसको हम यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। देखिए, आप ये वाली जो लाइन देख रहे हैं जिसको हम 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो इक्वेटर वाली लाइन पर हमें देखने को मिलती है। जैसे जैसे आप इस इक्वेटर लाइन से दूर होते जाओगे, यानी कि चाहे आप ऊपर की ओर दूर जाओ यानी कि नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाओ, या फिर आप नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ बढ़ते जाओ, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाओगे तो वैसे वैसे वर्षा घटती चली जाएगी, ठीक है। वर्षा भी घटती चली जाएगी और साथ साथ में टेम्परेचर भी आपका घटता चला जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको इक्वेटर पे ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें ही एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस जगह पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको वाष्पीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। जहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी तो वहाँ पर वर्षा यानी कि रेनफॉल भी क्या होगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए इक्वेटर लाइन पर वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर वर्षा भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए जैसे जैसे आप पोलर एरिया की तरफ बढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे वर्षा भी घटती चली जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है और वहीं महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा तुलनात्मक रूप से कम होती है। देखिए, अब आप यहाँ पर समझिए कि तटीय क्षेत्र पर वर्षा क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो समुद्र का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर होता है। यहाँ पर जो पानी की जो उपस्थिति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी सबसे ज़्यादा होती है। भाई, जहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वर्षा भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम महाद्वीपों की बात करें यानी कि कॉन्टिनेंट्स की बात करें, ठीक है, तो जैसे जैसे कॉन्टिनेंट्स के आप अंदर होते चले जाओगे तो वैसे वैसे वहाँ पर उन जगहों पर हवाओं के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, होता है क्या कि मान के चलिए ये हमारा एक क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा क्षेत्र है। ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन को आप मान लीजिए ये है हमारी तटीय रेखा। अब देखिए, होता क्या कि हवाएं चलती है समुद्र से मान के चलो स्थल की ओर, ठीक है। अब होता क्या कि जब हवाएं जब समुद्र से
स्थल की ओर चलती है तो इन हवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे वर्षा भी करती जाती है। अब होता क्या कि मान के चलो कि यहाँ पर ये महाद्वीप का आधा वाला पार्ट है, जब भी इस वाले पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक पहुँचती हैं तो इन हवाओं के अंदर जो वाटर वेपर होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है वो घटती चली जाती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे अंदर की तरफ कहाँ पर महाद्वीपों के अंदर की तरफ घुसती जाती है तो वैसे वैसे वर्षा भी कम होती चली जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि तटीय रेखाओं पर वर्षा सबसे अधिक होती है और वहीं जैसे जैसे हम महाद्वीपों की बात करते हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ पर महाद्वीपों पर वर्षा कम पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के स्थलीय भागों की तुलना में महासागरों में वर्षा अधिक होती है क्योंकि महासागरों में वाष्पीकरण सर्वाधिक मात्रा में होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो यहाँ पर होती है आपकी ख़त्म। यहाँ पर चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। न्यू चैप्टर जल्दी स्टार्ट होगा तो फिर उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।